जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स नीतीश मैथ क्लास में। हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मनोविज्ञान का। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि अभी कुछ घंटे बाद जो है आपके एग्जाम में इसी प्रकार का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रायड के अनुसार मन के संरचनात्मक गयात्मक मॉडल का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि हमारा मन 3 हिस्से में बटा होता है, इदम, अहम और अति अहम। यह तीनों हमारे विचार और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। अब लोग इदम यह मन का सबसे पुराना और मूल हिस्सा है। यह जन्म से ही हमारे अंदर होता है और हमारी सभी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। यह केवल आनंद चाहता है, सुख चाहता है और सही गलत की परवाह नहीं करता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब भूखा होता है तो वो बिना सोचे समझे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे तुरंत दूध चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अहम है दूसरा कि यह इदम और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाता है। यह हमें बताता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने का सही तरीका क्या है। अगर कोई बच्चा भूखा है तो वह तुरंत रोने की बजाय इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि थोड़ी देर में खाना मिल जाएगा। उसके बाद तृतीय है कि तृतीय अहम जो है अति अहम। यह हमें नैतिकता और समाज के नियमों का पालन करना सिखाता है। यह सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है। जैसे अगर कोई बच्चा किसी और का खिलौना लेने की सोचता है तो अति अहम उसे रोकता है और बताता है कि यह गलत है। अगर यह तीनों संतुलन में रहते हैं तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन अगर कोई एक ज़्यादा प्रभावी हो तो मानसिक समस्याएँ हो सकती है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की विशेषताएं बताइए। उत्तर में लिखेंगे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता वही होता है जो लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें सही सलाह दे सके। इसके लिए उसमें कुछ खास गुण होने चाहिए। पहला है धैर्य। हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक को बिना किसी जल्दी के उसे उनकी पूरी बातें सुननी चाहिए। संवेदनशीलता, उसके बाद दूसरा संवेदनशील रोगी की भावनाओं को समझकर उसे सही सलाह देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद गोपनीयता है। जो बातें रोगी बताता है उसे गुप्त रखना चाहिए ताकि उसे भरोसा बना रहे। अगर उसका बाद है सकारात्मक सोच। मरीज को हमेशा यह महसूस कराना चाहिए कि वह ठीक हो सकता है और उसकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। अच्छा संचार कौशल उसके बाद है। मनोवैज्ञानिक को आसानी से और स्पष्ट भाषा में बात करनी चाहिए ताकि मरीज उसे आसानी से समझ सके। उसके बाद समस्या सुलझाने की क्षमता। इसके उत्तर में लिखेंगे आगे सही तरीके से मरीज की समस्या हल निकालने में सक्षम होना चाहिए। अगर किसी मनोवैज्ञानिक में यह गुण होते हैं तो वह लोगों की मदद अच्छे से कर सकता है और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो इम्पोर्टेंट है, मादक द्रव्य सेवन संदर्भ का वर्णन करें। तो इसके उत्तर में लिखेंगे जब कोई व्यक्ति शराब, गुटखा, सिगरेट, नशीली दवाओं आदि का बार बार सेवन करने लगे और उसे छोड़ न पाए तो उसे हम लोग मादक द्रव्य सेवन विकार कहा जाता है। कैसे पहचाने किसी व्यक्ति को यह समस्या है? तो पहला बार बार नशे की इच्छा होना और उसे रोक न पाना। दूसरा है पहले से ज़्यादा मात्रा में नशे की जरूरत पड़ना। नशा न मिलने पर बेचैनी, गुस्सा, घबराहट या सिर दर्द होना। नशे की वजह से परिवार, दोस्त और नौकरी से दूरी बन जाना। 5वां है शरीर पर बुरा असर पड़ना, जैसे कमजोरी, याददाश्त, हृदय और फेफड़े की बीमारियां। उसके बाद यह समस्या क्यों होती है? तो उसको यह लिखेंगे तनाव, दुख या अकेलापन महसूस करना, गलत संगत में पड़ जाना, परिवार में पहले से किसी को यह आदत होना, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा तनाव होना। ये सब इलाज क्या है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना और काउंसिल कराना, दवाओं से इलाज कराना, नशा मुक्त केंद्र में भर्ती होकर सही वातावरण में रहना, परिवार और दोस्तों से सहयोग लेना। ये सभी है। उसके उत्तर में अगला हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि परीक्षक के उपयोग एवं सीमाओं की व्याख्या करें। बस केवल आपको ये वीडियो देखना है फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी प्रकार को जो है आप लोग को वहाँ एग्जाम में लिख देना, अच्छा नंबर मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर, अभी आप लोग के पास समय है तो शेयर कर दीजिएगा। क्या बुद्धि क्या है? बुद्धि परीक्षण के उपयोग एवं सीमाओं की व्याख्या करें। उत्तर में लिखेंगे बुद्धि वह क्षमता होती है जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं और नई बातें सीखते हैं। बुद्धि सिर्फ किताबों से मिलने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह सोचने, तर्क करने और सही निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण के उपाय है तो शिक्षा में छात्रों की क्षमता को पहचानने के लिए ताकि उन्हें सही दिशा दी जा सके। नौकरी में यह देखने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए उपयुक्त है। मनोवैज्ञानिक इलाज में तो यह समझने के लिए कि किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या तो नहीं है। चौथा लिखेंगे विशेष शिक्षा में तो यह जानने के लिए कि किन
किन बच्चों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उसके बाद है सैन्य सेवा में यह तय करने के लिए कौन सा व्यक्ति सेना में भर्ती होने योग्य है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण की सीमाएं हैं। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर कि यह केवल तर्क और गणितीय बुद्धि को मापता है, लेकिन रचनात्मकता और सामाजिक बुद्धि को नहीं। उसके बाद अगला लिखेंगे कुछ बच्चे को प्रदर्शन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बुद्धिमान नहीं है। मानसिक तनाव, बीमारी या परीक्षा का डर भी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। अलग अलग संस्कृतियों में बुद्धि की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, इसलिए एक ही परिभाषा सभी के लिए सही नहीं होता है। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार पर प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर में लिखेंगे प्रदूषण का हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन यह हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जब हमारा वातावरण शुद्ध नहीं होता है तो इसका सीधा असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। प्रदूषण के कारण मानव व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ापन और गुस्सा। जब हवा में धूल, धुआं और विषैले तत्व बढ़ जाते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क को सही ढंग से काम करने से रोकता है। इससे लोग जल्दी गुस्सा करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके बाद थकान और तनाव, इसमें हम लोग लिखेंगे कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से नींद में खलल पड़ता है, जिससे व्यक्ति जल्दी थक जाता है और काम में मन नहीं लगता है। एकाग्रता में कमी, प्रदूषण से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इससे पढ़ाई और कामकाज में परेशानी होती है। मानसिक बीमारी, अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में डिप्रेशन, चिंता और घबराहट जैसी समस्या अधिक पाई जाती है। सामाजिक व्यवहार में बदलाव, लोग कम बातचीत करने लगते हैं, समाज से दूरी बना लेते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ छठा क्वेश्चन है कि दुर्वृत्ति क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे दुर्वृत्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिससे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ या परिस्थिति से अत्यधिक और अनावश्यक डर लगता है। यह डर इतना ज़्यादा हो सकता है कि व्यक्ति उस वस्तु या परिस्थिति से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वह असल में हानिकारक न हो। दुर्भिक्ष के प्रकार, दुर्भिक्ष यह किसी खास चीज़ से डरने की स्थिति होती है, जैसे ऊंचाई से डर, अंधेरे से डर, पानी से डर, कीड़े मकोड़े से डर। उसके बाद सामाजिक दुर्भिक्षता है, इसमें व्यक्ति को लोगों के सामने बोलने या सार्वजनिक रूप से काम करने का डर होता है। ऐसे लोग दूसरे से मिलने जुलने से कतराते हैं। एगोराफोबिया, इसमें व्यक्ति को खुली जगह, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अकेले रहने से डर लगता है। विशिष्ट दुर्भिक्ष, यह किसी खास परिस्थिति या घटना से जुड़ा डर होता है, जैसे उड़ान भरने से, अस्पताल या इंजेक्शन से, बंद जगहों से डरना। दुर्भिक्ष से प्रभावित व्यक्ति को धीरे धीरे अपने डर का सामना करना सिखाया जाता है ताकि वह समस्या से बाहर निकल सके। उसके बाद यहाँ 7वां क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार बचपन में ही मनुष्य की मानसिक और लैंगिक इच्छाएं उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। उन्हें इसे 5 चरणों में विभाजित किया है। मौखिक चरण वर्ष है 0 से 1 वर्ष। इस चरण में बच्चे अपने मुंह से चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। बच्चा चूसना, काटना और निगलना पसंद करता है। यदि इस चरण में कोई समस्या आती है तो आगे चलकर व्यक्ति में अधिक खाने, चबाने, धूम्रपान जैसी आदतें हो सकती है। उसके बाद है गुदा चरण है 0 से 1 से लेकर 3 वर्ष। इस चरण में बच्चे शौच नियंत्रण सीखता है। तो क्वेश्चन यह एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बच्चे को शौच नियंत्रण संबंधित जो है कि ज्ञान किस में दिया जाता है, तो यह गुदा चरण में आप लोग को अच्छे से याद रखना है। इस चरण में बच्चा शौच नियंत्रण सीखता है। यदि माता पिता बहुत सख्ती से सख्त करते हैं तो बच्चा बड़ा जिद्दी और साफ सफाई को लेकर बहुत सतर्क हो सकता है। यदि बहुत ढील दी जाती है तो वह लापरवाह और अनुशासनहीन बन सकता है। लैंगिक चरण 3 से 6 वर्ष। इस चरण में बच्चे अपनी लैंगिक पहचान बनाना शुरू करता है। लड़कों को अपनी मां के प्रति अधिक लगाव और पिता से ईर्ष्या होती है। लड़कियों को अपने पिता से लगाव और मां से ईर्ष्या होता है। गुप्त चरण 6 से 12 वर्ष। इस समय लैंगिक इच्छाएं शांत रहती है और बच्चा सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि लेने लगता है। जनन चरण 12 से 12 वर्ष से आगे। इस समय व्यक्ति विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लगता है। यदि पहले के चरण में कोई समस्या हुई हो तो इसका असर इस चरण में रिश्तों और सामाजिक जीवन पर दिख सकता है। उसके बाद तनाव क्या है, कारण तथा प्रकारों का वर्णन करें। तनाव एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या, दबाव या चुनौती के कारण चिंता और घबराहट महसूस करता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तनाव के कारण है काम या पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का डर, नौकरी की चिंता या बहुत ज़्यादा काम करने से तनाव हो सकता है। आर्थिक समस्या, पैसों की कमी या कर्ज होने से व्यक्ति चिंता में आ सकता है। रिश्तों में समस्या, परिवार, दोस्त या जीवन साथी के साथ झगड़े होने पर तनाव बढ़ सकता है। चौथा है स्वास्थ्य समस्या, कोई लंबी बीमारी होने या अपने तबीयत खराब होने पर तनाव हो सकता है। पर्यावरण कारण, शोर, भीड़ भाड़, प्रदूषण जैसी चीज़ों भी तनाव बढ़ा सकती है। तनाव के प्रकार,
अल्पकालीन तनाव यह कुछ समय के लिए होता है और जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे परीक्षा से पहले घबराहट। दीर्घकालीन तनाव यह लंबे समय तक बना रहता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे गरीबी या पारिवारिक समस्या के कारण होने वाला तनाव। सकारात्मक तनाव यह हल्का तनाव होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे किसी लक्षण को पूरा करने की चिंता। नकारात्मक तनाव यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और डिप्रेशन, घबराहट जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। तनाव से बचने के उपाय। तनाव से बचने के उपाय है तो सही दिनचर्या बनाना और पर्याप्त नींद लेना, योग, ध्यान और व्यायाम करना, सकारात्मक सोच रखना और दोस्त परिवार से बातचीत करना, अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना ताकि काम का दबाव कम होना। HW भारत में निर्धनता के कारण का वर्णन करें। योग क्या है? योग के 8 मार्गों का वर्णन करें। सामान्य, ये सभी आप लोग को उत्तर बनना है। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।